सुप्रभात सभी को। आज के इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर कुछ चर्चा करेंगे। इसको मैंने वर्ग 2 के लिए स्तर के को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बनाया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनमें एमसीक्यू शामिल हैं, जो आपके राशो काव्य, नाथ साहित्य और काल विभाजन सभी को क्लियर करेगा। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन केवल तिथियों और कवियों का विवरण नहीं है, बल्कि यह हमारी साहित्यिक चेतना के विकास की कहानी है। गारसा दत्तासी से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र तक जिस तरह से साहित्य का वर्गीकरण हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो जो मेरी शिक्षण विधि है, उसमें सबसे पहले सही प्रश्न करेंगे, उसके बाद जो 3 विकल्प बचे हैं, उसका विवरण उसके बाद में दिया जाएगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपना प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल, वीर गाथा, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसे वीर गाथा काल, और किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। ठीक है। क्या कहा था रामचंद्र शुक्ल ने? इस काल की क्यों कहा था वीर गाथा काल? इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों और वीरतापूर्ण ग्रंथों की प्रधानता को देखते हुए इसे वीर गाथा काल नाम दिया था। और अन्य विकल्पों की बात करें तो भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल इसके बाद के कालखंड हैं। ठीक है। भक्ति काल, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। इसका 1050 है, इसका समय सीमा 1050 से 1375 थी। भक्ति काल है 1375 से 1700 तक। रीति काल है 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल है 1900 से अब तक, या 1984 भी माना जाता है। जो भी ऑप्शन में रहेंगे, अब तक भी कर सकते हैं और 1984 भी। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामकरण किस विद्वान ने दिया? हिंदी साहित्य को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल नामकरण, क्योंकि वीरगाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्यों कहा? क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको दिया आदिकाल नाम, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा था और हजारी प्रसाद नहीं मानते थे इसे वीरगाथात्मक, इसलिए इन्होंने आदिकाल कहा था। कालक्रम की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया आदिकाल नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वमान्य माना गया है। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? आदिकाल सबसे पहला काल है आदिकाल। उन्होंने क्या कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है। और वीरगाथा काल का समय सीमा उन्होंने क्या माना है? 1050 से 1375। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन हो चुका है सभी का। 1375 भक्ति काल है, 1700 रीति काल है, 1900 आधुनिक काल है। आगे चलते हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? श्रृंगार थी, वीरता थी, प्रकृति चित्रण था कि रहस्यवाद था? तो आदिकालीन की प्रमुख प्रवृत्तियां वीरता थी। अब वीरता क्यों थी? क्योंकि इस काल के अधिकांश कवियों ने राजाओं के युद्ध, पराक्रम और शौर्य का सजीव वर्णन किया। पृथ्वीराज रासो इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, इसीलिए इसे वीरता का प्रवृत्ति मानी है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? जागनिक, चंद्रबरदाई, नरपतनाल, अब्दुल रहमान। तो चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। क्यों? चंद्रबरदाई राजा पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र और राजकवि भी थे। उन्होंने इस काव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो एक ही दिन जन्म लिए थे और एक ही दिन वो इस दुनिया से भी गए थे, मतलब उनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। अब वो उनके मित्र, सखा और उनके राजकवि भी थे। और पृथ्वीराज रासो भी चंद्रबरदाई ने ही लिखा है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो का संबंध किस शासक से है? पृथ्वीराज रासो का संबंध किस शासक से है? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भोज, हमीर। पृथ्वीराज चौहान का संबंध पृथ्वीराज चौहान से है, संबंध है। पृथ्वीराज रासो जो है तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में उसमें लिखा गया है, उनकी वीरता लड़ा जो भी का वर्णन उसमें किया गया है पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और इसके जो लेखक हैं चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो जो है तो यह ग्रंथ अजमेर और दिल्ली के प्रसिद्ध राजपूत राजा थे। कौन? पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है। उनके जीवन, वीरता और उनके सम्राट बनने की गाथा पर आधारित है पृथ्वीराज रासो। आगे चलते हैं। बीशल देव रासो के रचयिता कौन है? बीशल देव रासो के रचयिता नरपतनाल है, चंद्रबरदाई, दलपत विजय की विद्यापति।
तो बीसल देव रासो के जो कवि हैं, सॉरी, बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपतिनाल। कौन है? नरपतिनाल है। बीसल देव रासो कब की रचना है? 14वीं शताब्दी है। 14वीं शताब्दी इसका कालक्रम है। क्या ऐसी थी? ये गुजराती राजस्थानी प्रेम कविता है बीसल देव रासो, जिसकी रचना नरपतिनाल ने की थी। और ये किसके बारे में थी? अजमेर के राजा बीसल देव, उनको बीसल देव को विग्रह राज चतुर्थ भी बोला जाता है। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा कि इन्हें विग्रह राज चतुर्थ भी बोला जाता है। और रानी राजमती के प्रेम प्रसंग, विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है बीसल देव रासो में। देखिए, एक प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है कि बीसल, इसमें तो सिंपल सा दिया है कि बीसल देव रासो के रचयिता कौन है, लेकिन आगे चल के इसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि बीसल देव रासो में किसके, मतलब किसके बारे में लिखा गया है। तो बीसल देव रासो, बीसल देव जिन्हें विग्रह राज चतुर्थ भी कहा जाता है, और रानी राजमती के प्रेम प्रसंग, विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। आगे चलते हैं। परमाल रासो। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जागनिक, अमीर खुसरो, विद्यापति, पुष्पदत्त। तो परमाल रासो के रचयिता जो हैं तो जागनिक हैं। ठीक है, परमाल रासो के रचयिता जागनिक है। परमाल रासो जो है तो आदिकाल की प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रचना है, आदिकाल की। इसे और क्या बोला जाता है? इसे आल्यखंड भी बोला जाता है। ठीक है, इसे आल्यखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कलिंजर के राजा परमार्दिदेव, मतलब परमाल के दो प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल की वीरता का सुंदर वर्णन है। किसमें? परमाल रासो में। अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आल्हा और उदल की वीरता का किस में वर्णन है? तो परमाल रासो में है। ठीक है, उनके रचयिता कौन है? तो जागनिक हैं। चलते हैं आगे प्रश्न पर। आल्हा उदल की वीर गाथा किस काव्य से संबंधित है? भक्ति से, रासो से, रीति काव्य से, छायावाद से? तो अभी पहले ही हम इसके ऊपर पढ़ के आ गए हैं कि रासो, रासो काव्य से है आल्हा उदल। ठीक है, आल्हा उदल की किससे है? रासो काव्य से है। इसके कौन है? रासो काव्य से है। इसके पीछे इसका प्रश्न का अच्छे से वर्णन करके आए हैं, उसमें देख ही लिए होंगे आप। खुमान रासो किस साहित्य का उदाहरण है? खुमान रासो किस साहित्य का उदाहरण है? वीर गाथात्मक, भक्तिपरक, नीतिपरक, प्रगतिवादी? खुमान रासो क्या चीज है? क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल की ये भी एक रचना है, प्रसिद्ध रचना है ना। खुमान रासो किसके है? आदिकाल की एक प्रसिद्ध रचना है। इसके जो रचयिता हैं दलपत विजय हैं। कौन है? दलपत विजय। आदिकाल के रासो काव्यों में मुख्य रूप से राजाओं की वीरता, युद्ध और उनके शौर्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, और किस प्रकार की रचना है ये? वीर गाथात्मक है। आगे चलते हैं। आदिकालीन साहित्य में रासो शब्द का संबंध किससे है? नाटक, वीर गाथा, दर्शन। एक कहाँ गया इसका? एक इसका मिस हो गया है, बट इसका जो आंसर है तो आंसर है आदिकाल साहित्य में रासो शब्द का संबंध, रासो किससे है? वीर गाथा से है। आंसर इसका यहीं पर है, वीर गाथा से है। और रासो को पहले हम वर्णन करके आ चुके हैं और अब नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। और अगर वीडियो बड़ी हो जाती है तो इसको 2x करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना भी आप थ्योरी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे तो वो नथिंग है। सिद्ध साहित्य मुख्यतः किस धर्म साधना से संबंधित है? वैष्णव से, बौद्ध से, शैव से, सूफी से? सिद्ध साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। आगे चलते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है फालतू का चीजें, लेकिन वीडियो फिर भी बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग उसे बढ़ा के देख सकते हैं। सिद्धों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? 84। सबसे पहले सिद्ध में जिनका नाम आता है, किसका आता है? सरहपा। सरहपा, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। दोहा कोश इनकी रचना है। आगे चलते हैं। सिद्ध साहित्य की भाषा को सामान्यतः क्या कहा गया है? ब्रज, अवहट्ट, संध्या भाषा, खड़ी बोली, मैथिली? तो अवहट्ट और संध्या भाषा, संध्या भी लिखा रहता है और संध्या भी लिखा रहता है, इसमें दोनों में कंफ्यूजन है। इनकी भाषा अवहट्ट और संध्या भाषा होती है। फिर सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहपा को माना गया है। ठीक है, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहपा है। दोहा कोश किससे संबंधित है? सरहपा, चंद्रबरदाई, विद्यापति, गोरखनाथ? तो सरहपा से है। अभी मैंने बताया है कि प्रसिद्ध इनकी रचना है दोहा कोश। नाथ साहित्य के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, तुलसीदास, कबीर, जायसी?
तो गोरखनाथ को माना गया है, इसका आंसर होगा गोरखनाथ। इस साहित्य के आरंभकर्ता मुख्य रूप से गोरखनाथ माने जाते हैं। इन्होंने ही नाथ संप्रदाय की स्थापना और हठ योग का उपदेश दिया था। हठ, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, हठ योग, हठ योग का प्रवर्तन, अरे क्या हो जा रहा है, हठ योग का भी प्रवर्तन किसने किया था? गोरखनाथ ने। फिर है तुलसीदास। तुलसीदास सगुण राम भक्ति शाखा के कवि हैं। कबीर जो है तो निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के हैं। और जायसी सूफी प्रेमाख्यान, अलग अलग साहित्यिक काल और धाराओं से ये सभी संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 18 पे है, नाथ पंथ का मुख्य जोर किस पर था? ब्रह्म बाह्य आवंडर, आडंबर, योग साधना, दरबारी जीवन, श्रृंगार। तो जो नाथ पंथ है ये योग साधना पर इनका सबसे ज्यादा जोर रहता था। आगे चलते हैं, गोरखनाथ किस पंथ से संबंधित है? नाथ, पुष्टि, रामानंदी, सूफी। तो गोरखनाथ नाथ पंथ से संबंधित हैं। गोरखनाथ नाथ पंथ से संबंधित है। आगे चलते हैं, जैन साहित्य का प्रमुख केंद्र आदिकाल में किस प्रकार की रचनाओं से जुड़ा था? चरित एवं धार्मिक, केवल प्रेम काव्य, केवल नाटक, केवल गद्य। तो चरित एवं धार्मिक काव्य से जुड़ा था, ये होगा सही आंसर। पाउंचर्य के रचयिता कौन है? पाउंचर्य के रचयिता स्वयंभू हैं। ठीक है, पाउंचर्य के रचयिता स्वयंभू हैं। यह रचना जो है पाउंचर्य जो है तो राम के जीवन से संबंधित है ना, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। इसकी भाषा क्या थी पाउंचर्य की? देखो कोई भी, जैसे पाउंचर्य क्या है, कौन सी रचना है, किसके बारे में है, इसके रचयिता कौन है, इसकी भाषा क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो पाउंचर्य की जो विषय वस्तु है यह रामायण का जैन रूपांतरण है। इसमें जैन दृष्टिकोण से राम के जीवन की कहानी लिखी गई है, उनके जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया है। और इसको लिखने वाले कौन है? स्वयंभू, जो 8वीं शताब्दी के हैं। स्वयंभू का समय काल क्या है? 8वीं शताब्दी है। और ये प्रसिद्ध जैन कवि थे। कैसे थे? प्रसिद्ध जैन कवि थे ये। कौन? स्वयंभू। आगे चलते हैं, पाउंचर्य किस कथा पर आधारित है? देखिए यहीं पर आ गया, पाउंचर्य किससे आधारित है? पाउंचर्य की रचना किससे आधारित है? तो महाभारत से है, राम कथा से है, कृष्ण कथा से है, बुद्ध चरित से। तो पाउंचर्य राम कथा से है। पाउंचर्य के जो रचनाकार हैं वो स्वयंभू है, उनका जो समय है 8वीं शताब्दी है और अपभ्रंश भाषा में है। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि, अब देखो अपभ्रंश साहित्य के पुष्यदंत बिहारी घनानंद मतीराम। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? तो पुष्यदत्त हैं, पुष्पदंत। पुष्यदंत भी बोलते हैं, पुष्पदंत भी। इनको पुष्य ऐसे भी लिखा जाता है और पुष्प भी लिखा जाता है। महापुराण के रचयिता कौन है? महापुराण के रचयिता, तो ये इसके रचयिता पुष्पदंत हैं। संदेश राचक के रचयिता कौन है? आगे प्रश्न है, संदेश राचक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रबरदाई। तो अब्दुल रहमान है इसके रचयिता। संदेश राचक के रचयिता अब्दुल रहमान है। संदेश राचक की भाषा क्या है? तो संदेश राचक की भाषा अपभ्रंश है। देखिए वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूंगी और कवर करती हूँ जल्दी होने में। अमीर खुसरो का संबंध हिंदी साहित्य के किस कालखंड से जोड़ा जाता है? अमीर खुसरो किससे थे? आदिकाल से थे, रीतिकाल के थे, आधुनिक काल के, छायावाद के। तो अमीर खुसरो सबसे पहले आपको मिलेंगे, अमीर खुसरो और विद्यापति सबसे पहले आदिकाल में ही मिलेंगे। इनका समय भी 1225 समथिंग माना जाता है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकारियां में किस भाषा की रूप की झलक मिलती है? तो खड़ी बोली के आरंभिक रूप मिलता है। किसकी मिलती है? खड़ी बोली में इनकी रचना मिलती है। कौन? पहेली और मुकारियां जो हैं। फिर है विद्यापति मुख्यतः किस भाषा के कवि हैं? ये विद्यापति और अमीर खुसरो एक ही के हैं, आदिकाल के कवि हैं। इनकी अवधि थी मैथिली थी, ब्रज थी कि खड़ी बोली थी? तो विद्यापति मैथिली, मैथिली भाषा में थे इनके। विद्यापति हिंदी और मैथिली साहित्य के एक अत्यंत प्रसिद्ध कवि भी हैं। उन्हें मुख्य रूप से मैथिली भाषा में उनकी उत्कृष्ट रचना जैसे पदावली के कारण मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है, मैथिल कोकिल नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? विद्यापति जाने जाते हैं, मैथिल कोकिल। और इसके अलावा मैथिली के अलावा उन्होंने अवहट्ट और संस्कृत भाषा में भी रचनाएं की थी। किसमें? अवहट्ट, अवहट्ट और संस्कृत में भी उन्होंने रचनाएं की थी। आगे चलते हैं, विद्यापति के काव्य प्रमुख रूप से किस भाव की अभिव्यक्ति करती है? वीर, श्रृंगार, हास्य, करुणा। तो जाहिर सी बात है उन्होंने वीर, श्रृंगार और भक्ति किया है। कीर्तिलता की रचयिता कौन है? कीर्तिलता किसकी है?
कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। ठीक है, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। आगे चलते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में किस भाषा का विशेष महत्व रहा है? अपभ्रंश और अहट्ठ का, केवल संस्कृत का, केवल उर्दू, केवल आधुनिक? आदिकाल में सबसे पहला काल जो हम पढ़ते हैं आदिकाल, उसमें किसका था? अपभ्रंश और अवहट्ठ का। अपभ्रंश और अवहट्ठ। आगे चलते हैं। वीर गाथा काल नामकरण की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी जाती है? वीर गाथा नामकरण की सबसे बड़ी सीमा क्या थी? उसका वीर गाथा काल क्यों पढ़ा नाम? तो इसमें सभी आदिकालीन प्रवृत्तियां शामिल नहीं होती। इसमें सभी आदिकाल प्रवृत्तियां शामिल नहीं होती। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल के स्थान पर किस नाम को अधिक उपयुक्त माना? तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को वीर गाथा नहीं मानते हैं, वे आदिकाल को आदिकाल ही मानते। आदिकाल नाम कौन दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल कहा था, और आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। लेकिन एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो वीर गाथा काल को वीर गाथा काल नहीं मानते। उन्होंने वीर गाथात्मक काल नहीं माना है आदिकाल को। हिंदी साहित्य का आदिकाल शीर्षक से अध्ययन में किस विद्वान का विशेष योगदान है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आदिकालीन साहित्य में धार्मिक दृष्टि से कौन सी धाराएं थी? तो आदिकाल में सबसे ज्यादा सिद्ध, नाथ और जैन थे। कौन थे? सिद्ध, नाथ और जैन आदिकाल में। रासो साहित्य मुख्यतः किस वर्ग के जीवन से चित्रित है? रासो राजाओं और योद्धाओं के, किसानों का नहीं, व्यापारियों को नहीं, साधारण गृहस्थों को नहीं, राजाओं और योद्धाओं के जीवन को चित्रित करता है। वीरगाथा काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो सबसे ज्यादा वीर रस की प्रधानता है। किसकी है? सबसे ज्यादा वीर रस, क्योंकि वो वीरगाथात्मक है, वीरों के शौर्य का वर्णन किया गया है इसमें, तो जाहिर सी बात है वीर रस की प्रधानता होगी। बहुत माइनर छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग को लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यही गलती सभी कर बैठते हैं, क्योंकि जब हमारा बेस क्लियर होगा तभी हम आगे बड़े बड़े प्रश्नों को डील कर पाएंगे। तो इसको आप लोग बढ़ाकर 2x में देख सकते हैं, और छोटे छोटे चीजों में जाहिर सी बात है कि पूछा ही जाएगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बनाई हूँ, ये प्रश्न परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य के विकास में किस भाषा रूप को हिंदी की पूर्व पीठिका माना जाता है? आदिकालीन साहित्य के विकास में किस भाषा रूप को हिंदी की पूर्व पीठिका माना जाता है? अपभ्रंश, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू। तो आदिकाल में अपभ्रंश को जगह दिया गया है सबसे ज्यादा। अब है अगला और अंतिम प्रश्न, जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर प्रश्न आजकल ऐसे ही बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंद पृथ्वीराज रासो की रचना है, जागनिक बीसलदेव रासो की, नरपत नाल परमाल रासो की, सराहपा कीर्तिलता। तो इसमें सिर्फ चंद की रचना पृथ्वीराज रासो शामिल है, और कोई की सही नहीं है। ठीक है ना? जागनिक का जो है, जागनिक की जो है, तो ये परमाल रासो लिखते हैं, परमाल रासो। बीसलदेव रासो की रचना क्या है? नरपति नाल। बीसलदेव नरपति नाल है। आप लोग इसको नोट्स बना सकते हैं, ये वही है, उल्टा हो गया, इधर नरपति नाल, इधर बीसलदेव रासो। सराहपा का दोहा कोश है, सराहपा की रचना दोहा कोश। कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की। ठीक है, ये रहा आज के हमारे 40 प्रश्नों का एमसीक्यूज, जो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है, और आप लोग देखेंगे तो आपको वर्ग 2 में जरूर फायदा मिलेगा। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।